नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। मैं वापस स्टूडियो में आ गया हूं। 2 दिन मुंबई की बरसात अब धीमे धीमे ख़त्म हो रही है, लेकिन क्रिप्टो बाजार में बिकवाली का दबाव है। उतार चढ़ाव भी काफ़ी तेज है, सपोर्ट टूट रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आज यह है कि चीन भी अब क्रिप्टो की तरफ मुड़ रहा है, और जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। लेकिन पहले देखते हैं क्रिप्टो बाजार का हाल क्या है। बिटकॉइन करीब करीब 2.94% गिर के अब 113,002 के स्तर पर है। 114 का अल्पकालिक सपोर्ट टूट गया था। ईटीएफ से बड़े पैमाने पर फंड बाहर निकलने के बाद अब आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, जिससे कि हमें बिटकॉइन में खासतौर पर मुनाफा वसूली दिख रही है। इथेरियम में हमने तेज उतार चढ़ाव देखा। बीते 24 घंटे के दौरान इथेरियम 5.55% गिर के $4,091 पर आ गया था, लेकिन दोपहर 2 बजे के आसपास इसमें फिर कुछ खरीद दिखी। 2 बजे $4,270 पर था। ईटीएफ का रिडम्पशन, ईटीएफ की बिकवाली लगातार बनी हुई है। $4,000 के आसपास काफ़ी अस्थिरता दिखाई दे रही है। इस गिरावट के बीच सोलाना में सुबह 4.53% की बढ़त दिखाई दी थी। 187.24 पर सुबह 10 बजे के आसपास से ट्रेड कर रहा था, लेकिन दोपहर में यहाँ मुनाफा वसूली आ गई। 2 बजे के करीब 1.54% की गिरावट के बाद $184 पर था। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में सोलाना के उपयोग से और पिछले 30 दिन में इसमें खासा वॉल्यूम बढ़ा दिखाई दिया है, और इसलिए सोलाना में तेज उतार चढ़ाव है। सोलाना पर रेजिस्टेंस 190 का है और सपोर्ट करीब 176 के आसपास है। बीएनबी भी करीब 4.48% बढ़कर 873 पर पहुंच गया। नया ऑल टाइम हाई बनाया बीएनबी ने, लेकिन फिर इसके बाद दोपहर में मुनाफा वसूली हुई और दोपहर 2 बजे के आसपास ये $854 पर था। क्योंकि बिनांस नेटवर्क पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, निवेश आ रहा है, इसलिए हमें बिनांस के कॉइन में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मिड कैप कॉइन्स में स्ट्रेलर एक अच्छी बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप सेगमेंट में दरअसल कॉइन लीड कर रहा है। नए इंस्टीट्यूशनल निवेश आ रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी हो रही है, और इसके कारण हमको इस कॉइन में तेजी दिखाई दे रही है। इसके बाद अगला कॉइन जिस पर हम बात करते हैं वो इस कॉइन में $1 के लेवल पर हमें थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। बाजार के बड़े निवेशकों की रणनीति देखते हैं। 20 अगस्त को क्रिप्टो ईटीएफ से करीब करीब $1 बिलियन की निकासी हुई। बिटकॉइन फंड से $523 मिलियन और ईथर प्रोडक्ट्स फंड से करीब $422 मिलियन निकाले गए। फिडेलिटी और ग्रे स्केल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इनकी ईटीएफ को सबसे ज़्यादा चोट लगी है। ब्लैक रॉक के फंड से कोई ज़्यादा निकासी नहीं देखी गई है। इधर बिनांस का जो इकोसिस्टम है, बिनांस का कॉइन इकोसिस्टम है, इसने संस्थागत निवेश की खबरों के चलते नए रिकॉर्ड बनाए। बीएनबी में जो बढ़ोतरी आई उसके बारे में हमने आपको बाजार के रुख के बीच में बताया ही है। रिटेल निवेशक सतर्क रुख पर हैं। गूगल पर आल्ट कॉइन और इथेरियम के सर्च टर्म्स ने कई सालों का उच्च स्तर छू लिया है। ये ईटीएफ से जुड़ा उत्साह और असमंजस दोनों चीजें यहां दिखाई दे रही हैं। रिटेल निवेशक दिलचस्पी भी ले रहे हैं, लेकिन सतर्क भी हैं। बिटकॉइन से जो निवेश निकल रहा है वो पूंजी अब तेजी से हाई बीटा आल्ट कॉइन की तरफ, डिफाई की तरफ और गेमिंग टोकन्स की तरफ जा रही है। रिटेल ट्रेडर्स दरअसल अब शॉर्ट टर्म में किसी अच्छी कमाई के कॉइन की तलाश में है। बिनांस में नए मीम कॉइन जैसे टोकन 6900 के रिटेल निवेशकों का उत्साह हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फोमो से बचने की ज़रूरत है और प्रीसेल डंपिंग हो सकती है, इसलिए इन कॉइन्स में सतर्क रहें। बीते 24 घंटे पूरी दुनिया की नियामक संस्थाओं के नाम रहे। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह नियामकों ने क्रिप्टो को अपनाने पर अपने कदम आगे बढ़ाए। ब्राजील की संसद बिटकॉइन में करीब $19 बिलियन तक की ट्रेजरी बनाने जा रही है। इसमें निवेश का प्रस्ताव है और संसद के सामने प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि डॉलर में जो तेज उतार चढ़ाव हो रहा है उसे बचाया जा सके और ब्लॉकचेन का उपयोग बढ़ाया जा सके। इधर सबसे महत्वपूर्ण खबर चीन से आई। चीन की स्टेट काउंसिल यानी चीन की जो कैबिनेट है उसने अब युआन बेस्ड स्टेबल कॉइन की नीति को अपनाने की तैयारी की है। यह प्रस्ताव इस कैबिनेट के पास, स्टेट काउंसिल के पास है। ये चर्चा बार बार चीन में चल रही थी कि निवेशक ये मांग रहे थे कि युआन का एक स्टेबल कॉइन होना चाहिए ताकि अमेरिकी डॉलर की वैश्विक ताकत को चुनौती दी जा सके, क्योंकि जो अभी सक्रिय स्टेबल कॉइन्स है वो डॉलर पर आधारित है। इधर अमेरिकी कांग्रेस में जीनियस एक्ट पर बैंक लॉबी और क्रिप्टो लॉबी के बीच खींचतान दिखाई दी है। बैंकों ने कहा है कि उन्हें क्रिप्टो में निवेश के जरिए क्रिप्टो को बेंचमार्क करने से $6.6 ट्रिलियन के डिपॉजिट का नुकसान हो सकता है, जबकि क्रिप्टो पक्ष का कहना था कि ये प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए, ये विरोध उचित नहीं है। तो अब यह बहस अमेरिका में दिलचस्प हो रही है, जहां पर बैंक की लॉबी और क्रिप्टो लॉबी एक दूसरे से टकरा रही है।
इधर ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थाओं ने बैंकों के लिए नए क्रिप्टो नियमों को टालने की मांग की है। उनका कहना है कि गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी तो फिर चीजें नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत यूएस फेडरल रिजर्व ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये कहा है कि अगर बैंक जोखिम मानकों का पालन करते हैं तो वो क्रिप्टो में काम कर सकते हैं। यहां तक कि पहली बार फेडरल रिजर्व के स्टाफ को छोटे छोटे क्रिप्टो होल्डिंग्स रखने की अनुमति दी गई है। अब बारी है एक्सचेंज और कारपोरेट अपडेट्स की। सीफाई यानी सेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन ओकेबी में करीब करीब 49% की बढ़त में दिखाई दी है, जबकि बीएनबी, बीजीबी और जीटीबी में 2 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई है। ये सेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा एवलांच का एवेक्स, एप्टॉस, एक्सआरपी और शिवा इनू में भी थोड़ी सी बढ़त आई है। इस पूरे सेक्टर में हमें दिलचस्पी दिखाई दे रही है। मनोरो में सेंटीमेंट कमजोर होने के कारण करीब 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। एआई इन्वेस्ट टोकन बाजार में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। एआई इन्वेस्ट एमएल टोकन की डीलिस्टिंग हुई और इसके बाद इसमें करीब 384% की भारी गिरावट आई। एआई टोकन्स की लोकप्रियता और रेगुलेटरी सक्रियता एक साथ चल रही है। अब हम डिफाई और स्टेबल कॉइन्स और वेब 3 की अपडेट भी देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर ने करीब 6% की सेक्टर वाइज तेजी दिखाई। इसमें खासतौर पर सिंथेटिक एसेट्स और एनएफटी प्लेटफॉर्म्स में सक्रियता दिखाई दे रही है। यील्ड बेरिंग यानी जमा पर रिटर्न देने वाले स्टेबल कॉइन्स ने इस साल अब तक करीब $800 मिलियन से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। जीनियस एक्ट जो अमेरिकी सरकार ने पास किया है वो इस तरीके के कॉइन्स में इनोवेशन को भी प्रोत्साहन दे रहा है और नए तरीके के नियम भी लेकर आ रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि डीफाई का यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का टोटल वैल्यू लॉक्ड टीवीएल ईटीएच के इथेरियम के मूल्यों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि इथेरियम की कीमतों में उतार चढ़ाव से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए यूजर्स को सतर्कता बरतनी होगी। पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा है, कोई कोर्ट का फैसला या कोई स्कैम रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम जोखिम और आउटलुक पर एक निगाह डाल लेते हैं। जैक्सन हॉल सिंपोजियम जो कि फेडरल रिजर्व का सबसे महत्वपूर्ण सिंपोजियम है जो शुरू हो चुका है, यहाँ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की जेरोम पावेल के भाषण और बयान पर बाजार की निगाहें हैं। ट्रेडिशनल बाजार भी और क्रिप्टो दोनों ही बाजार इसे करीब से देख रहे हैं और इनके वहाँ के बयान से बाजार में अस्थिरता दिखाई दे सकती है। ETF से लगातार निकासी दिख रही है। सुई और HNT जैसे टोकन की अनलॉकिंग होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इससे सेंटीमेंट कमज़ोर होगा और गिरावट तेज हो सकती है। लेकिन ब्राज़ील, चीन और अमेरिका से आने वाले रेगुलेटरी फैसले अगले 72 घंटों में जोखिम और अवसर दोनों ला सकते हैं। तो क्रिप्टो काउंटर में बारी विजडम की। आपने आज अब चर्चा में सीफाई शब्द सुना होगा। हम लोग डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में बात कर चुके हैं। सीफाई उसका विपरीत है। सीफाई यानी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये सीफाई टोकन क्या है और डीफाई से कैसे अलग हैं, आइए इसे जानते हैं। सीफाई का मतलब है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम। इसमें आपकी क्रिप्टो सेवाओं को कोई कंपनी या कोई संस्था नियंत्रित करती है। जैसे बैंकों में रखा हुआ पैसा आरबीआई के नियमों से चलता है, वैसे ही सीफाई प्लेटफॉर्म्स किसी एक संगठन के, किसी संस्था के अधीन काम करते हैं। जैसे बिनांस का एक्सचेंज, OKX का एक्सचेंज, बाइबिट के एक्सचेंज। इन प्लेटफॉर्म्स के खुद अपने टोकन होते हैं जिन्हें सीफाई टोकन कहा जाता है। जैसे बिनांस का टोकन BNB है, OKX का टोकन OKB है, बिटगेट का टोकन BGB गेट.a और BGB है और .get.ai का GT है। ये प्रमुख सीफाई टोकन है। सीफाई टोकन दरअसल कई तरीके के काम एक्सचेंज पर करते हैं। जब आप एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो इन टोकन के जरिए आपको फीस से डिस्काउंट मिलता है। जैसे BNB से अगर आप फाइनेंस ट्रेड में ट्रेडिंग करें तो इसमें फीस कम लगेगी। इसके अलावा स्टेकिंग की सुविधाओं में लॉयल्टी प्रोग्राम्स में और एक्सचेंज पर टोकन ज़्यादा समय तक रखने के लिए एक्सचेंज अपने तरफ से लोगों को प्रोत्साहन रिवार्ड देते हैं। एक्सचेंज के प्रॉफिट में कई बार हिस्सा भी मिलता है और टोकन्स को बाय बैक करके उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। और अगर एक्सचेंज कोई नया टोकन लेकर आ रहा है तो उसमें पुराने सीफाई टोकन होल्डर्स को, जिनके पास टोकन है, उन्हें प्रायोरिटी पर अलॉटमेंट होता है। यानी सीफाई टोकन उस प्लेटफॉर्म के लिए एक VIP पास की तरह काम करता है। डिफाई क्या है और ये सीफाई से कैसे अलग है, इसे भी जान लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ये ब्लॉकचेन पे चलने वाले बगैर मालिक वाले प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप आवे जो कि लोन और लेंडिंग सुविधाएं देता है, यूनिवैप जो एक्सचेंज की सुविधाएं देता है, कंपाउंड जो ब्याज कमाने की सुविधाएं देता है और मेकरडाओ स्टेबल कॉइन डाई बनाने की सुविधा देता है। डिफाई टोकन जैसे आवे, UNI, कंप यूज़र को गवर्नेंस में भाग लेने की सुविधा देते हैं, स्टेकिंग से इनकम कमाने की सुविधा देते हैं, प्रोटोकॉल पर वोट करने के अधिकार मिलते हैं। तो अब सवाल होगा कि सीफाई टोकन
आखिर तेजी में क्यों रहते हैं, इनमें तेजी क्यों दिखाई देती है? देखिए, जब कोई एक्सचेंज लोकप्रिय होता है तब उसके टोकन की मांग बढ़ती है। जैसे अभी बिनांस पर ट्रेडिंग तेजी से बढ़ी है, इसलिए बीएनबी टोकन नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, जिसको हमने आपको शुरुआत में बाजार का रुख बताते हुए बताया था। OKX ओके भी इस बार 49% तक चढ़ गया, क्योंकि उस एक्सचेंज पर भी स्पेशल फीचर्स दिखे और हाई वॉल्यूम नजर आए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीफाई टोकन प्लेटफॉर्म के परफॉर्मेंस से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए अगर किसी एक्सचेंज पर कोई रेगुलेटरी कार्रवाई हो जाए, जैसे कि MLN टोकन की डिलिस्टिंग हुई, तो फिर सीफाई टोकन में तेज गिरावट आ सकती है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ।